हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम यूनिट विच यूनिट थर्ड यूनिट का हम लोग जो है लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनसाइट थ्योरी, जिसको हम जेस्टल्ट थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये थ्योरी आपकी किसने पब्लिश करी थी? ये थ्योरी आपकी करी थी पब्लिश वॉल्फगैंग कोहलर ने। इनकी ये थ्योरी थी इनसाइट थ्योरी। ठीक है, जिसको हम जेस्टल्ट थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे 1913 से 1917 के बीच में एट द कैनरी आइलैंड। किसने करे थे? वॉल्फगैंग कोहलर ने। इन्होंने हंगरी चिंपैंजीज के ऊपर इन्होंने जो है ये एक्सपेरिमेंट करा था। इन्होंने उन चिंपैंजीज के सामने कुछ प्रॉब्लम पेश करी थी, ठीक है ना, और इन्होंने जो है अपनी इस थ्योरी को मेंटेलिटी ऑफ एप्स 1925 की बुक में भी इस चीज को पब्लिश किया हुआ है। हंगरी चिंपैंजीज के ऊपर इनका कुछ एक्सपेरिमेंट था। देखो, आप पिक्चर देख सकते हो। क्या था कि जो ये देखो वोल्फगैंग कोहलर है, ये आपके एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, ही इज अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, इन्होंने बाद में जब ये अमेरिका सेटल्ड हुए तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे इन्होंने चिंपैंजीज पे। एक इनका ना सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट चिंपैंजी था जिसका नाम था सुल्तान। वो बहुत ही इंटेलिजेंट चिंपैंजी था, इनका मोस्ट इंटेलिजेंट चिंपैंजी। ठीक है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट चिंपैंजी था जिसका नाम था सुल्तान। एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा था जिसमें इन कोहलर ने क्या करा था, सुल्तान को एक केज के अंदर बंद कर दिया, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है, उसको 2 स्टिक्स जो हैं ऑलरेडी उस केज के अंदर थी। ठीक है, 2 स्टिक्स ऑलरेडी उस केज के अंदर रखी हुई थी। उन स्टिक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था कि वो आपस में ज्वाइंट हो सकती है। ठीक है ना, तो इन्होंने वहां पे क्या करा था कि बनानास जो है वो केज से कुछ डिस्टेंस पे इन्होंने रख दिए थे। सुल्तान ने इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करा, क्योंकि चिंपैंजी भी भूखा था, वो हंगरी चिंपैंजी था। पूरी सिचुएशन को उसने ऑब्जर्व करा, करता रहा, सोचता रहा, बैठा 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 बैठा। ठीक है ना, फिर उसने जो है एक स्टिक उठाई, उसने पहली स्टिक से बनानास को अपने पास तक लाने की कोशिश करी, नहीं हुआ। फिर उसने होल सिचुएशन अगेन एनालाइज करी, ऑब्जर्व करी। फिर उसने सेकेंड स्टिक को भी उठाया और फाइनली उसने दोनों स्टिक्स को ज्वाइन करके एक लंबी स्टिक बना ली। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस लॉन्ग स्टिक ही ड्रू द बनानास। ठीक है, एंड एट देम। ठीक है, तो ये था इनका पहला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने कोहलर ने क्या करा, सुल्तान को एक रूम में बंद कर दिया। ठीक है ना, जहां पे बनाना जो हैं आपके हुक से सस्पेंडेड थे, आप देख सकते हो। इन हुक्स से ये बनाना सस्पेंडेड थे, इस पिक्चर में आप देख सकते हो। ठीक है ना, वहां पे आपके 3 वुडन बॉक्सेस आपके रखे हुए थे, अलग अलग साइज के वो वुडन बॉक्स थे। इन्होंने उसने जो सुल्तान है उसने सुल्तान को इस रूम में बंद कर दिया। अब ये जो है खुद जो है सुल्तान के एफर्ट्स को देख रहे थे फ्रॉम द विंडो ऑफ द रूम। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि जो सुल्तान है उसने अटेम्प्ट किया टू गेट द बनानास बाय जंपिंग, है ना, उछल उछल के इसने जो है बनानास को जो है पकड़ने की कोशिश करी, फेल हो गया। उसने आसपास अपने तरफ देखा और कुछ मूवमेंट के बाद उसने जो है एक बॉक्स उठाया एंड स्टार्टेड टू गेट द बनानास। उसके ऊपर क्लाइंब होकर उसने कोशिश करी बनानास को पकड़ने की। ठीक है, लेकिन तब भी वो फेल हो गया। उसके बाद उसने, क्योंकि वहां 3 बॉक्स रखे थे, उसके बाद उसने अगेन सिचुएशन को ऑब्जर्व करा और फिर वो पहले बॉक्स के साथ दूसरा बॉक्स लेके आया, फिर तीसरा बॉक्स लेके आया, एक के ऊपर एक रखे, फाइनली ही गेट द बनानास। ठीक है, ठीक है, तो ये था इनका ये वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो। तो इन एक्सपेरिमेंट से कोहलर ने क्या क्या कंक्लूजन निकाला? देखो, जो लर्नर है परसीव्स अ न्यू ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी और सिचुएशन इन इट्स होल फॉर्म। मतलब कि आपके सामने कोई भी सिचुएशन रखी जाए, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने को आपसे कहा जाए, या कोई भी आपको कुछ भी एक नया ऑब्जेक्ट आपको दे दिया जाए कि इसके ऊपर ये करो, वो जो भी कुछ आपको कहा जाए करने के लिए, वो उस पूरी सिचुएशन को पहले एनालाइज करेगा, परसीव करता है वो फुल सिचुएशन को, होल सिचुएशन को। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी सिचुएशन को उसने एनालाइज करा, फिर करने की कोशिश करी, फिर उसने थोड़ी सी सिचुएशन को एनालाइज करा, फिर उसने एफर्ट डालने की कोशिश करी। ऐसा नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे चिंपैंजी ने होल सिचुएशन को एनालाइज करा, उसने वहां पे स्टिक्स भी रखी देखी, बनानास भी देखा, उसने सोचा कि मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है ना, ऐसा नहीं हबड़ दबड़ वाला सिस्टम नहीं था। ठीक है ना, मैन यूजेस इंसाइट इन लर्निंग। मैन जो है अपनी जो इंसाइट होती है, जो आपकी
कहते हैं ना कॉन्साइन पावर होती है, जो आपकी अंतरात्मा बोलती है कि इंस्टिंक्ट्स जो आपके होते हैं वो यूज करता है इन द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, व्हेन अ मैन डज नॉट सक्सीड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो उस सिचुएशन को फिर से रिकंसिडर करता है। इफ ही डज नॉट सक्सीड इन द सेकंड टाइम, फिर वो अगेन रिकंसिडर करता है और फिर फाइनली वो सॉल्यूशन पे पहुंच जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन वन अटेम्प्ट में भी सॉल्व हो सकती है और बहुत सारे अटेम्प्ट्स भी लग सकते हैं। इट वाज आल्सो सीन दैट न्यू प्रॉब्लम्स भी हमको फेस करनी पड़ जाती हैं एट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ठीक है ना, विच एन इंडिविजुअल सॉल्व्स ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे सॉल्व करता रहता है। कभी कभी होता है कि जब हम कोई चीज सीख रहे हो तो उसके बीच दौरान भी आपको कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है, लेकिन हम ग्रेजुअली उनका सॉल्यूशन निकालते चले जाते हैं। ठीक है, इनकी थ्योरी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? तो दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड ऑन चिंपैंजीज हु हैज सम अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंट एंड इनसाइट, सो दिस थ्योरी एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लर्निंग करेक्टली। सीधी सी बात है कि इन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट था ये इन्होंने चिंपैंजीज के ऊपर करा था। चिंपैंजीज जिसमें थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस होता है, उनकी अपनी खुद की एक इनसाइट पावर होती है। तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस करेक्टली। ठीक है, तो ये जो इनकी थ्योरी थी इसको हम ह्यूमन लर्निंग पे एप्लीकेबल कर सकते हैं, एप्लीकेबल है। दिस थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन द परसेप्शन ऑफ द होल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एन एक्टिविटी। सीधी सी बात है, इन्होंने बोला कि ये थ्योरी कहती है कि हम किसी भी सिचुएशन को जो है एज अ होल हम उसको सबसे पहले परसीव, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। और मैन ऑफ ऑल एजेस परसीव एन ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटी इन इट्स होल फॉर्म जनरली, चाहे वो जो इंसान है वो किसी भी एज का क्यों ना हो, चाहे बच्चा ही क्यों ना, चाहे बड़ा हो, वो कोई भी सिचुएशन उसके सामने आए वो पूरी सिचुएशन को पहले परसीव करेगा, उसको एनालाइज करने की कोशिश करेगा, उसको कंसिडर करेगा कि सिचुएशन क्या है आखिर, है ना। दिस थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन प्रोसीडिंग फ्रॉम होल टू पार्ट्स। हम पहले पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम एक एक पार्ट वाइज हम उस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि चिंपैंजी ने पहले पूरी सिचुएशन को एनालाइज करा, फिर उसने एक पार्ट किया, एक पार्ट में क्या करा, उसने पहले एक स्टिक से बनाना उठाने की कोशिश करी, फिर उससे नहीं हुआ, फिर उसने दोनों स्टिक को जोड़ा, फिर एक लंबी स्टिक बन गई, फिर उसने बनाना। तो हम होल टू पार्ट्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, दिस थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही तो पूरा फोकस है। इनसाइट इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, कहीं ना कहीं जो हमारी इंस्टिंक्ट पावर होती है, जो हमारी अंतरात्मा बोलती है कि नहीं यार यही सही है, यही करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस पे ही बेस्ड होती है। वो भी जितना ज्यादा इंटेलिजेंट क्रिएचर होगा उतनी ही अच्छी उसकी इनसाइट पावर होगी। ठीक है ना, बिसाइड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी कभी कभी आपके इन लर्निंग पे आपका इन्फ्लुएंस डालते हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस तो बहुत ही ज्यादा, आदमी को जितना ज्यादा तजुर्बा होता है उतना ही वो कुछ आगे और नया सीख पाता है। तो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी आपके एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन लर्निंग और गेनिंग अनदर न्यू एक्सपीरियंसेस। ठीक है, बट इट डजंट मीन दैट मोर एक्सपीरियंस मैन पजेस मोर इनसाइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है तो उसकी इनसाइट पावर भी ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं कि जो ये कोहलबर्ग के जिसको हम इनसाइट थ्योरी बोलते हैं, जिसको हम जेस्टल थ्योरी भी बोलते हैं, तो जेस्टल प्रिंसिपल्स का इम्प्लीकेशन क्या है हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे। ये इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन बैंक में है ये, ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ भी लेता है कभी कभी कि जेस्टल प्रिंसिपल्स का इम्प्लीकेशन बताइए इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, आप किस तरीके से इम्प्लीकेशन करेंगे उसका। ठीक है ना, मेरे टाइम पे तो ये नहीं आया था, क्योंकि मैंने भी देखो पिछले साल ही बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए थे, पिछले साल मेरी पिछले साल बीएड सेकेंड ईयर कंप्लीट हुई थी। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं फिर भी इनको। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहता है कि हम चीजों को जब ग्रुपिंग करके सीखते हैं ना तो वो बहुत अच्छा सीख पाते हैं। जैसे कि ये इतने सारे आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से ये आपके एलिमेंट्स हैं जो आपस में क्लोजली प्लेस्ड है। ठीक है, इनको परसीव करने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी इन केस जब हम अलग अलग ग्रुपिंग करके इनको परसीव करना, देखो कितना आसान है। ठीक है ना, तो ग्रुपिंग में हम चीजों को बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। सॉरी, मैंने जो आपको लॉ प्रॉक्सिमिटी का मतलब बनाया वो थोड़ा अलग है, मैं पता नहीं कैसे मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। देखो, लेट एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, देखो प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, जैसे आप किसी पार्टी में जाते हो तो वहां पे आप देखते हो लोगों के ग्रुप बने हुए होते हैं। ठीक है ना, सब अपने अपने ग्रुप में आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो फिर आप उस ग्रुप को देख के क्या समझते हो कि जो इस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स हैं वो आपस में फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को जानते हैं, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम वे। ठीक है ना, तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी ये कहता है कि एलिमेंट दैट आर प्लेस्ड क्लोज टुगेदर, जो एलिमेंट आपके
आपस में क्लोजली साथ में हैं, दे आर परसीव्ड एज बीइंग मोर रिलेटेड देन दोज स्पेस्ड फर्दर अपार्ट। मतलब कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हो ये इतने क्लोजली प्लेस्ड हैं आपस में एक दूसरे से कि हमको ऐसा लगेगा इन्हें देख के कि ये आपस में ज्यादा रिलेटेड हैं इन सम वे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इन्हीं चीजों को देखें तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट देखो, ये दोनों ग्रुपिंग इनकी अलग अलग हो रही है, तो हम ऐसा लगेगा हमें देख के कि इसका इससे रिलेशन शायद नहीं है। दे आर मोर, दे लुक सीम्स टू बी मोर रिलेटेड टू ईच अदर इन कंपैरिजन टू दिस, इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है ना। ये होता है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अगर हम इसको क्लासरूम में या टीचिंग पर्पज से बात करें तो देखो जो रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं, वही मैं आपसे बोल रही, मैं ठीक बोल रही थी पर मैं थोड़ा लोगों में गलत एक्सप्लेन कर गई। चीजों को जब हम ग्रुपिंग करके सीखते हैं तो वो बहुत आसानी से सीखी जाती है, ठीक है ना। तो जो रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं, जो आपके लेसन होते हैं, ठीक है ना, दे कैन बी इजिली टॉट, ठीक है ना, क्योंकि ये जो आपस में एक दूसरे से क्लोजली लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। जैसे कि जब भी यही रीजन होता है कि हम सब, जैसे कि आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले एडिशन सिखाते हैं बच्चों को, सब्ट्रैक्शन बाद में सिखाते हैं। जब हम डिवीजन सिखाते हैं बच्चों को तो सबसे पहले उसके लिए मल्टीप्लिकेशन सिखाना जरूरी होता है, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, ये कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना, और आपस में एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड है ये, ठीक है ना। तो सीधी सी बात, आप खुद सोचो, अगर आप बच्चे को एडिशन सिखा रहे हो, एडिशन के बाद डायरेक्टली आप पॉलीगॉन्स पढ़ाने लगो तो वो नहीं, बच्चा नहीं समझ पाएगा, ठीक है ना। तो जो ग्रुप्ड में चीजें होती हैं, जो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं, उन चीजों को एक्सप्लेन करना, समझाना ईजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कंसेप्ट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी का इससे बेहतर एग्जांपल और कहीं नहीं मिलेगा कि जैसे कि आप किसी पार्टी में जाते हो और वहां पे आप ग्रुप देखते हो, तो फिर हमको ऐसा लगेगा हर एक ग्रुप को देख के कि ये आपस में फ्रेंड्स हैं, है ना, एक दूसरे से किसी न किसी रिलेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी वही है कि एलिमेंट दैट आर क्लोजली प्लेस्ड टू ईच अदर, दे आर सीम्स टू बी मोर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है ना, देन दोज फर्दर अपार्ट, ठीक है। ये है आपका लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। फिर आता है आपका लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या कहता है? वो एलिमेंट्स जो आपके सिमिलर हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, तो उनको हम कैसे परसीव करते हैं कि दे आर परसीव टू बी एज ए यूनिफाइड ग्रुप, ठीक है ना। भाई आप कह सकते हो कि देखो ये सब चीजें हैं, देखो ये आपस में क्या एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो हम कह सकते हैं, हम इनको कैसे परसीव करेंगे कि ये एक सिमिलर लेसन्स का ग्रुप बना रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये एलिमेंट्स आपके अलग अलग हैं, यहाँ पे सब देखो आप डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी क्या कहता है कि जो आइटम्स आपके आपस में एक दूसरे से क्लोज्ड हैं, जो ग्रुपिंग कर रखी है जिन्होंने, ठीक है ना, और वो आपस में क्या है, सिमिलर भी है, ठीक है ना। तो अगर हम टीचिंग के पर्पज से देखें तो सिमिलर लेसन्स जो होते हैं, जो आपके सिमिलर कंटेंट्स होते हैं, ठीक है ना, ऐसा लगता है कि उन्होंने ग्रुपिंग कर रखी है, ठीक है ना। दे टेंड टू मेक लर्नर डेवलप अंडरस्टैंडिंग मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। दिस इज द रीजन कि क्यों लेसन्स को हम यूनिट्स में ग्रुप करते हैं ना, बुक्स में ग्रुप होता है, यूनिट फर्स्ट आपका ह्यूमन बॉडी होता है, फिर यूनिट सेकंड आपकी हम एनर्जी एंड मोशन के बारे में पढ़ते हैं, एंड सो इस तरीके से क्या होती है, ग्रुपिंग ही होती है ये, ठीक है ना। फिर आता है आपका लॉ ऑफ क्लोजर। लॉ ऑफ क्लोजर क्या कहता है? लॉ ऑफ क्लोजर क्या कहता है कि हम ह्यूमंस के अंदर ना वो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम, जैसे कोई चीज आपके सामने इनकम्प्लीट है या फ्रेगमेंटेड है, टुकड़ों में दी हुई है, तो आप उसको जो है अपनी विजुअलाइजेशन के थ्रू आप उस इनकम्प्लीट पिक्चर को भी अपने माइंड में कि वो कंप्लीट कैसी दिखेगी, आप उसको वैसे विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है ना। ये हम ह्यूमंस में ये टेंडेंसी होती है, ठीक है ना, इसको ही बोला जाता है लॉ ऑफ क्लोजर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि ये पिक्चर है, आप अपने माइंड में विजुअलाइज कर सकते हो ये पिक्चर इन दोनों के मिलन से मिली होगी, ठीक है ना। तो ये होती है आपके लॉ ऑफ क्लोजर, ठीक है ना। तो टीचिंग में कैसा होता है कि मान लो कोई कंसेप्ट है, कोई टॉपिक है जो कि आपका इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो होती है वो लर्नर्स को एक तरीके से
क्या चीज मिसिंग है उसको डिस्कवर करने में मदद करती है, रेदर देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द गिविंग इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस गिवन है या जितना बच्चों को पढ़ाया गया है उस पर तो कॉन्सेंट्रेशन रहता ही है, लेकिन सिर्फ उसी पे ही कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है, जो चीज मिसिंग है बच्चा उसको डिस्कवर करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। अगर मान लो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैथ एल्गोरिथम में कोई ना कोई कंफ्यूजन फाइंडिंग आ रही है, कोई ना कोई कंफ्यूजन बच्चों को हो रही है बिकॉज सर्टेन क्वेश्चन इज लेफ्ट अनआंसर्ड, इसी वजह से, ठीक है, तो दे विल टेंड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट कंफ्यूज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है ना। दिस इज वाई स्टूडेंट गेट, जब भी तो बच्चा खो गया क्वेश्चन में, तो यही हो जाता है कि आप किसी बच्चे को इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बच्चे को देते हो तो बच्चा कहीं ना कहीं डिस्कवर करने की कोशिश करता है कि मिसिंग क्या है, ठीक है ना। क्योंकि ये हम ह्यूमन में टेंडेंसी होती है कि इनकम्प्लीट चीज को हम विजुअलाइज कर पाते हैं कि व्हाट इट लुक्स लाइक व्हेन इट बी कंप्लीटेड, ठीक है ना। फिर आपका आता है लॉ ऑफ प्रेग्नासिस। लॉ ऑफ प्रेग्नासिस क्या होता है कि इसमें हम चीजों को जो है एज अ होल परसीव करने की कोशिश करते हैं। द मिनिमल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एक्सर्टेड इन थिंकिंग। तो इसमें क्या होता है कि कम से कम आपकी थिंकिंग जो है आपको सोचना पड़ता है। इन शॉर्ट, मेक योर लेसन होलिस्टिक, कंप्लीटेड एंड मोस्ट ऑफ, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सिंपल तरीके से पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों का एज अ होल लेकर चलोगे, उतना ज़्यादा ही आपको कम एनर्जी आपको एक्सर्ट करनी पड़ेगी उस चीज़ को समझने में, उस चीज़ को सोचने में, ठीक है ना। भाई जैसे ये दो सर्कल्स हैं, अब कोई छोटा बच्चा उसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है, भाई एक सर्कल के ऊपर दूसरा ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस पार्ट इज इंटरसेक्शन पार्ट, दिस पार्ट इज दिस, तो उतना वो नहीं समझ पाएगा, तो उसको डायरेक्ट इतना ही समझाओ ना, सिंपल लेकर चलो, इस तरीके से डायग्राम लेकर चलो, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ प्रेग्नास, ठीक है, मतलब चीजों को सिंपल करके चलो, उनको एज अ होल ग्रास्प करने की कोशिश करो, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ इतना, ठीक है। ये होता है आपका लॉ ऑफ प्रोग्नास, ठीक है। यहाँ आपकी ये इनसाइट थ्योरी कंप्लीट होती है। आपका आज यूनिट 3 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम कल से यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेंटल हेल्थ, ठीक है। सो कोई भी दिक्कत दुविधा परेशानी आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, कोई दिक्कत है, कोई और कंटेंट ऐड करो, इस तरीके से पढ़ाओ, जो भी कुछ आप फीडबैक देना चाहते हो आप दे सकते हो, ठीक है ना। कल से हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।